तो ही व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाला चैप्टर नंबर 11, एमर्जिंग इशू इन इंडियन इकोनॉमी। एमर्जिंग मतलब क्या होता है भाई? एमर्जिंग मतलब ऐसा कोई चीज़ जो अभी अभी नोटिस की गई हो गवर्नमेंट द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा कि ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अभी बिगिनिंग स्टेट पे है ना, जिसे हम सुधार सकते हैं। तो एक ऐसा इशू है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले माइग्रेशन। माइग्रेशन नाम सुना होगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने का, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। सिंपल meaning of migration: migration refer to movement of a person from one place to another place, away from native place, other within outside the country for a job, occupation, business, or in search for better standard of living ऑन अ परमानेंट बेसिस। देखिए, अपने नेटिव प्लेस, जो भी हम उनका नेटिव प्लेस जहाँ वो रहते थे, वो प्लेस को छोड़कर कहीं कंट्री के बाहर या फिर कंट्री के अंदर ही किसी कारणवश गए हों। लाइक हम उनको जॉब चाहिए या फिर कोई धंधा करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें वहाँ सुविधा अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दूसरी प्लेस पे जाना चाहते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे? माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, तो प्लेस बेस्ड माइग्रेशन होते हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन मतलब शहर के अंदर, मतलब ये इंडिया के अंदर ही अंदर, कंट्री के अंदर, देश के अंदर। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब देश के बाहर माइग्रेशन करना, द मोमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सिंपल। चलिए, रीजन बेस्ड माइग्रेशन, पुल फैक्टर माइग्रेशन। पुल फैक्टर माइग्रेशन मतलब जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो, अगर अट्रैक्ट हमको खींच रही हो उस तरफ। लाइक हम गांव में रह रहे हैं तो हमें सिटी अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है ना, कि भाई हमारे यहाँ सुविधा अच्छी है, तुम्हारे से अच्छा, ऐसा। तो वहाँ मॉडर्न फैसिलिटी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है। तो देखो, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ लाइफस्टाइल, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ अर्बन एरिया है। Push factor migration: when people living in a village are forced to leave their village due to lack of business, occupational opportunity and limited educational facilities। मतलब लोगों को अपने गांव से ही, मतलब ऐसा कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रही, उनको अपने आप ही मतलब मजबूरन वो गांव छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनके जॉब्स ये सब मिल नहीं पा रही। उस गांव में ऐसी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जिससे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको एक एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या है भैया? तो देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ हो सकता है कि जहाँ रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ना मिल रही हो, या फिर ऑक्यूपेशन, उनको कोई काम धंधा ना उस जगह, बिजनेस, वहाँ धंधे अच्छे से चल नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। ट्रांसफ़र की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है। एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पानी की सुविधा नहीं है कह सकते हैं, या फिर एयर है जो वहाँ पॉल्यूट है। टू अटेन बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टू गेट मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी, प्लान फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ें जो हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है, इकोनॉमिक कॉजेज है ना, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रांसफर, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पा रही, तो उसे हम कहेंगे एक इकोनॉमिक कॉजेज है, इसके लिए हमें माइग्रेशन करना पड़ रहा है। अब सोशल कॉजेज क्या हो सकते हैं? जैसे मैरिज सिस्टम में कहते हैं कि भाई पार्टनर्स के साथ इस जगह आपको रहना पड़ेगा, तो उस जगह हमें माइग्रेट करना पड़ता है। सेकंड, सोशल रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स माने जाते हैं, जैसे कि मैरिज के बाद आप यहाँ नहीं रहो, कहीं और रहना है, तो ये भी माइग्रेशन का कारण है। पॉलिटिकल कॉजेस, वॉर एंड अनरेस्ट। देखो, अगर जहाँ दंगा फसाद ये सब चल रहा होगा तो वहाँ लोग रहेंगे नहीं, रहना पसंद करेंगे। उसी तरीके से जहाँ पीस होगा, शांति होगी, उस जगह लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करेंगे जहाँ पीस होगा, है ना, शांति बनी रहेगी। और फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ समाज के अंदर ही अंदर फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, और अंदर ही जहाँ आसपास में ही लोग में थोड़े झगड़े होंगे, कठोरता होगी, तो उस जगह रहना कोई पसंद नहीं, वो जगह भी लोग ऐसा छोड़ना चाहेंगे कि क्यों रहे इधर। एनवायरमेंटल कॉजेस। अब एनवायरमेंटल कॉजेस क्या क्या है? तो नेचुरल क्लाइमेटिस, सबसे पहले भाई वही नेचुरल क्लाइमेटिस। अगर मानते हैं कि यहाँ भाई अलग अलग चीज़ें आ रही है, ये ऐसी जगह है जहाँ दरिया के पास है ना, तो वहाँ से दरिया से लोग माइग्रेट करेंगे। यहाँ भाई बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, कभी भी है ना, फ्लड आ जाता है, तो हमारे घर खराब कर देते। तो इससे बढ़िया वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे कोई अच्छी प्लेस पे। फेमाइन, अर्थक्वेक, वेलकोनोस, तो एसेट्रा, ये सब सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी। एनवायरमेंटल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज, चारों क्लियर होगा। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। अब क्या क्या इफेक्ट्स है माइग्रेशन के? तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है। पॉजिटिव इफेक्ट्स जैसे ग्रोथ ऑफ इनकम। अब अब यहाँ से लोग दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, किसके लिए? जॉब पाने के लिए। अब जब जॉब पाएंगे, अब उनको
क्या हो रहेगा वहाँ, जैसे जिस जगह पे गांव में रहते होंगे तो उनको जैसा उनका स्किल होगा उतना उनको जॉब नहीं मिलता होगा। लेकिन अगर वो प्लेस चेंज करेंगे, सिटी एरिया में आएंगे, तो उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्हें पे किया जाएगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन टू अ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसकी वजह से जब इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट वो बंदा अपने घर का भी डेवलपमेंट कर पाएगा। जब घर का करेगा तो धीमे धीमे हमारा इकोनॉमिक का भी होगा। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है, तो अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन मतलब गांव से अर्बन एरिया में मूव करना, जो माइग्रेशन होती है उसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल लेवल्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अब ऐसा भी हो सकता है भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन अर्बन एरिया के अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, कि मतलब ख़त्म होते जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज। और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा थोड़ी है लेकिन इतने लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। अब जो सब बड़े बड़े इतने इतने बड़ी ज़मीन में रहते थे, अब वो इतने इतने बड़े बने पे रहना पड़ेगा सबको। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो सकता है कि लाइक एयर पॉल्यूशन होगा, या फिर उससे तकलीफ हो रही हो, हेल्थ हेल्थ मतलब हेल्थ ख़राब हो रही हो लोगों की। सोशल लेवल्स, वहाँ हो सकता है कि झगड़े फिर और सब अलग ही मान्यता चल रही हो, कुछ भी है ना, तो उसे हम कहेंगे सोशल लेवल्स एक चल रहा है। चलिए, अर्बनाइजेशन अब किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, तो जनरली द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। गांव से सिटीज एरिया में आए, अर्बन एरिया में आए, तो उसे हम क्या करेंगे, अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन। इट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ड्यू टू विच, एक ही सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस मतलब लोगों को जॉब चाहिए, ऑक्यूपेशन चाहिए, बिजनेस करना है, इसलिए लोग यहाँ से वहाँ अपने खुद के लिए माइग्रेट होंगे। ड्यू टू विच पॉपुलेशन इन वन एरिया इंक्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू टाउन और अ सिटी, इसलिए वन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता है और कन्वर्ट हो जाता है टाउन और अ सिटी में। अब देखिए, अर्बनाइजेशन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक पॉपुलेशन जो होती है उस सिटीज में, उसको हम कहेंगे अर्बनाइजेशन। डेफिनेशन ऑफ अ टाउन और अ सिटी, अब डेफिनेशन ऑफ अ टाउन और सिटी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर अ टाउन और अ सिटी इज एज फॉलोज। देखो, सॉरी, all this area where there is municipality, corporation, cantonment, board of notified, टाउन एरिया कमिटी, तो वो जगह को हम क्या बोलेंगे, कि वो टाउन एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं सिटी एरिया है। पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड, अब ऑल दूस एरिया वेयर 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, या 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से एंगेज्ड हो, है ना, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही हो। डेंसिटी, ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 400 और मोर पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी हो, 400 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने चाहिए, है ना। देखिए, मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले जब अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छे होती है ना सिटी एरिया में। अब सिटी एरिया में ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो हम क्या कह सकते हैं, डेथ रेट कम हो जाएगा, डेथ रेट कम होगा, और इन्फेनिटी मोर्टलिटी रेट भी क्या कम हो जाएगा। अब ये दोनों जब कम हो जाएंगे और बर्थ रेट वहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी है, उसकी वजह से तो यहाँ से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कम हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, और बर्थ रेट एक्सपेंशन हो रहा है, तो नेचुरल एक पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उधर। चेंज इन डेफिनेशन ऑफ विलेज एंड टाउन एरियाज, मतलब कुछ एरियाज को ऐसे कैटेगराइज कर देंगे जहाँ ज़्यादा अलग पॉपुलेशन, मतलब कम, उनको विलेज घोषित कर दिया जाएगा, और कुछ एरिया जो टाउन एरियाज रहेंगे। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर एक एरिया जो क्लासिफाई किया गया विलेज एज अ विलेज, तो वो टाउन घोषित हो सकता है अगर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए और वहाँ थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी हो। ओके, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, और जब अर्बनाइजेशन कैसा होता है भाई, जब एकदम ज़्यादा लोग, तादाद में लोग यहाँ से दूसरी प्लेस पे जाएँ, है ना, सिटी एरिया में जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन।
In 1961, urban population was 17.97%, which increased to 27.86% in 2001, 31.16% in 2011. That shows speedy process of urbanization. Okay. इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या क्या इफेक्ट्स है भाई अर्बनाइजेशन की? तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब देखिए, अर्बनाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी। क्यों? अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ की फैसिलिटीज बढ़ेगी, लाइक रोड्स और इन रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएंगे, स्कूल्स अच्छे बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगी, यूटिलिटीज उनके और नेचुरल रिसोर्सेज जो अच्छे से यूटिलाइज करा जाएगा, है ना। हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, ये सभी चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा। रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में रिडक्शन आएगा क्योंकि जो ग्रोथ होगी अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों को जॉब्स मिलेगी, कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज भी मिलेगी लोगों को, सोशल इफेक्ट्स, मॉडर्न थिंकिंग एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों को जब एजुकेशन मिलेगा तो उनकी एक हाई थिंकिंग हो जाएगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगा और पॉवर्टी में कभी कमी आएगी, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज उन्हें मिलेंगी, सोशल इफेक्ट और मॉडर्न थिंकिंग एंड हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। उनको इतना समझ आएगा कि किस चीज़ को कितना यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा, और उसे अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, ये सब थिंकिंग उनमें आ जाएगी। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? तो इनकम इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटीज, प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। सोशल इनइक्वलिटीज मतलब कुछ ऐसे कम्युनिटी को जिन्हें अलग कर दिया जाएगा और उन्हें कुछ अलग अलग तरीके की, मतलब जो बेसिक्स चीज़ें होगी, जो स्कीम्स या फिर हम कह सकते हैं कोई जॉब्स, ये सब बताई नहीं जाएगी। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो भेदभाव तो ये सब होगा ही होगा। प्रॉब्लम हम स्लम ड्वेलिंग, अब ज़्यादा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डिमांड लेके आएंगे तो हम इनका व्यवस्था डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, इतनी व्यवस्था हो नहीं पाएगी। इसकी वजह से लोग स्लम एरिया के पास जाएंगे और वहाँ रहेंगे और उनकी बेसिक वो एमिनिटीज़ जो होगी वो पूरे नहीं हो पाएंगे, उनके प्रॉपर हाउसिंग कंडीशन भी पूरी नहीं हो पाएगी। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, अब देखो ज़्यादा पॉपुलेशन आई, वहाँ लोग रहेंगे तो चोरी ये सब भी होगा, ज़्यादातर क्राइम्स भी होंगे उधर। प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, लाइक वहाँ जब हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इतनी रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन के बाद हम क्या कर पाएंगे, इतनी सारी डिमांड्स, जिसकी वजह से मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है इतना सप्लाई ना कर, इतना मतलब जल्दी से चेंज ना हो पाए, धीमे धीमे, है ना। प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, अब हो सकता है कि ये भी होता है कि आप बहुत पॉल्यूशन है, एयर में बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा, लोग पॉल्यूशन इतना कर देंगे, एयर नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा वेस्टेज ज़्यादा निकलेगा। मेजर्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिनसे अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं? तो पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स, लाइक हम पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स लेते हैं, लेकिन पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे अर्बन जो ग्रोथ है वो थोड़ा मतलब बैलेंस में आ जाए। या फिर इंक्लूडिंग जोनिंग लॉज, हम जोनिंग लॉज बना सकते हैं या कुछ रेगुलेशंस बनाएं, या फिर हम पॉलिसी डिफरेंट लेके आ जाएं। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम ऐसा कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आ जाए। मैंने बोला कि अगर एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा तो कुछ लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कुछ लोग को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं ज़रूरी है कि सारी एम्प्लॉयमेंट फिल हो जाए, सबकी डिमांड फुल हो जाए। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाए, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को और भी बढ़ाया जाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जाए, मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाए। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट किया जाए कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिससे क्या उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा जॉब्स देती है, ज़्यादा जॉब्स निकालती है ना। वहाँ ज़्यादा एक क्यों क्या होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में भी हमें थोड़ी बेसिक फैसिलिटीज तो देनी चाहिए जिससे रूरल एरियाज के सभी लोग ना भाग के आए सिटी एरिया में, मतलब अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया में ना आ जाए। इतनी फैसिलिटीज तो हमें विलेज में थोड़ी बहुत दे, जैसे एजुकेशन, फिर वाटर फैसिलिटीज, ये सब हमें रूरल एरिया में देनी चाहिए जिससे वहाँ के लोग यहाँ अट्रैक्ट ना हो ज़्यादा।
स्ट्रेंथन टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमें थोड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उसे और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जिस इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, एजुकेशन, एजुकेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीखना और सिखाना दोनों एक एजुकेशन में आता है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें ह्यूमन खुद के लिए इन्वेस्टमेंट, खुद को ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट करे। लाइक स्टैंडर्ड, अब देखो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, रिसर्च एक्सेट्रा आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, क्या क्या बेनिफिट्स है एजुकेशन की? तो सबसे पहले इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ह्यूमन बींग्स का अच्छा होता है। क्यों? अब देखो जब स्कूल लोग जाएंगे तो उन्हें समझ आएगा क्या अच्छी चीज़ है क्या नहीं अच्छी चीज़ है, तो उस प्रकार से उनकी हैबिट्स बनाई जाएगी, उनके दिमाग में वैसी चीज़ें भरी जाएंगी। सेकंड, improve a person's ability to exchange ideas and uplift its self confidence। ओके, मतलब उसके अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अगर उसके पास कुछ नए सुझाव आए गांव के प्रति, अगर गांव में बंदा एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको आइडिया आए कुछ नए कि पानी की फैसिलिटीज कैसे लाई जाए, तो अपने आइडियाज और किस तरीके से शेयर करें, या फिर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो ये सब एजुकेशन की वजह से आ सकता है। अब अ पर्सन कैन बिल्ड अ कॉन्जियल एटमॉस्फेयर फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ, मतलब एक पर्सन या फिर बच्चा कोई भी एक पॉजिटिव वाइब अपने आसपास रख सकता है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो और देखें, जिनसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता जाए और लोग एक हैप्पी लाइफ जिए। मेक्स अ पर्सन इफिशिएंट इनफ टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड इन द सोसाइटी। किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज जो उन्हें मिल रही है उसको कैसे ग्रैब करे भाई, जो सोसाइटीज में आसपास छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज दिखती है उन्हें कैसे ले, किस तरीके से काम करे, एक्शन कैसा ले, तो ये सब हमें एजुकेशन सिखाता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स कैन बी इंक्रीज थ्रू ट्रेनिंग। अगर हम प्रोडक्टिविटी जैसे तो नाम हम कहीं सुनेंगे नहीं, तो ये सब एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है, हमें पढ़ाई में बताई जाती है। तो अगर प्रोडक्टिविटी लेबर्स को बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी? जब अगर हम उन्हें ट्रेनिंग्स दें, उन्हें सिखाएं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर्स की। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज थ्रू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है जब उन्हें एक नॉलेज दिया जाए, टेक की नॉलेज दी जाए कि किस तरीके से ये सब नए मशीन्स आए, किस तरीके से आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, उनको गाइड किया जाए ना, अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग दिया जाए, तो भी बढ़ सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब पर्सन एक्टिविटी, अ पर्सन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल इशू कैन बी इंक्रीज। जो सोशल इश्यूज हैं जो पहले वो समझते ही नहीं थे, एजुकेशन के बाद वो उन्हें भी समझने लग जाएंगे और उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेट होगा, है ना। वो लोग भी खड़े होंगे अपने एटमॉस्फेयर के लिए, अपने एयर के लिए, वाटर के लिए आवाज़ उठाएंगे और एनेबल्स अ सोसाइटी टू इंक्रीज एंड एक्सपांड एनवायरमेंटल बैलेंस। देखो सोसाइटी को इतना हद तक इंक्रीज कर देंगे और जिससे एनवायरमेंटल बैलेंस तक हो पाए। एनवायरमेंटल एक अवेयरनेस फैलेगी लोगों के अंदर, जिससे लोग एनवायरमेंट को अच्छे से लीड कर पाएंगे, उनको एफर्ट अपना डालेंगे, जिससे बैलेंस, एक इकोलॉजिकल बैलेंस रह पाए। अवेयरनेस कैन बी ब्रॉट रिगार्डिंग क्लीननेस एंड हेल्थ। अब उसकी वजह से देखो एजुकेशन मिलेगा तो उनको क्लीन एंड हेल्थ, क्लीन और बाकी सब कैसे क्लीन रखा जाए, बाहर घर क्लीन रखने का और बाहर क्लीन करने का क्या क्या फायदे हैं उनकी, इसकी वजह से हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारी 9 के 9 पॉइंट्स की वजह से उनकी एक हेल्थी लाइफस्टाइल होगी। एजुकेशन के ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें बताए गए। चलिए प्रेजेंट सिनारियो ऑफ एजुकेशन। अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है एजुकेशन का, तो पहले तो हम देख लेते स्टेजेस ऑफ एजुकेशन आर। तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5th स्टैंडर्ड, इसमें हमको फाउंडेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, फाउंडेशनल लर्निंग हमारी होती है, जो हमें बेसिक्स होते हैं, हमारा एक फाउंडेशन बनाया जाता है 1 to 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद हम आते हैं हायर प्राइमरी एजुकेशन में 6th to 8th स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा सब्जेक्ट चेंज होते हैं, थोड़े और एडवांस सब्जेक्ट्स आते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में 9th to 10th, जिसमें हमें एक टॉपिक के स्पेशलाइज हमें सब्जेक्ट्स, मतलब एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर के बारे में एकदम स्पेशल नॉलेज दी जाती है, एक स्ट्रक्चर सर्कुलम बनाया जाता है 9th 10th। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं हम 11th 12th, जिसमें हमें एक स्ट्रीम पकड़ा दिया जाता है, इस स्ट्रीम में हमको डीप में लेके जाया जाता है, डीप में लेके आता है। अब एक कॉलेज और हायर एजुकेशन आते हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि अब जॉब, अब तुम लायक हो चुके, तुम इस स्ट्रीम में आ चुके हो, अब तुम्हें कैसे एक पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट होना है
और किस तरीके से जॉब लेनी है, जॉब कैसे मिलेगी, अपना बिजनेस कैसे करने का, ये सब हमें कॉलेज और हायर एजुकेशन में बताया जाएगा। फिर उसका टेक्निकल एजुकेशन भी हमारा होता है आफ्टर 8th के बाद। एजुकेशन लाइक ITI, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। The Constitution of India has made primary education for children in age 6 to 14 years free and compulsory and its responsibility is assigned to state government। देखिए गवर्नमेंट ने एक क्लियरली बता दिया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है चिल्ड्रन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स के लोगों को, है ना, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। In 2013-14 there are 1.4 million primary schools in India। 2013-14 में 1.4 मिलियन स्कूल थे इंडिया में। There are 7.7 मिलियन टीचर्स इन इंडिया। कितने, 7.7 मिलियन, मतलब 77 लाख टीचर्स इंडिया में थे। स्टूडेंट टीचर्स रेशियो was 46:1। In primary education it was 34:1। In higher primary education 69% of students enroll in secondary education, it was 25% is higher secondary education। देखिए 69% जो स्टूडेंट होते हैं वो एनरोल करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, और सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 9th 10th है, और इट वाज 25% हो जाता है हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। कितने, 69% जो 9th 10th में आते हैं, और 25% ही लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद इन 2011 देयर वर 74.4 लिटरेसी इन इंडिया, इट वाज, अब कितना हो गया, गुजरात में कितना था, 79.31% इन गुजरात। क्लियर। तो चलिए हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल स्ट्रेंथ बट इट इज इंडिविजुअल physical, mental and social well-being। Education nurtures the mind while health nurtures the body। देखो एजुकेशन तो हमारे बॉडी माइंड के लिए एक एक्सरसाइज है, लेकिन जो हेल्थ है वो हमारे किसके लिए, बॉडी के लिए। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी को फर्क पड़ेगा, हेल्थ अच्छी होगी हमारी। बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, अब क्या क्या बेनिफिट्स है भाई, तो राइस इन प्रोडक्टिविटी, अगर हम एक्सरसाइज ये सब करेंगे तो हमारे न्यूरॉन्स जो ज़्यादा ग्रोथ होंगी, है ना, न्यूरॉन्स ये सब की नए न्यूरॉन्स आएंगे, उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लीड्स टू राइज इन आउटपुट, अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो हम काम करेंगे अच्छे से, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। नेचुरल कॉजेज कैन बेटर यूटिलाइज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी स्टॉप्ड। नेचुरल जो रिसोर्सेज है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और जो रिसोर्सेज होते हैं उससे हम वेस्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी समझदारी, अगर हम पानी हम देखेंगे तो क्या, उसको ड्रिंक ज़्यादा करेंगे, हमको इतना समझ आ जाएगा कि हेल्थ इससे अच्छी होती है। लेकिन अगर हमने टैप कहीं खुला देखा तो हम उसे बंद कर देंगे उसी वक्त। राइस इन इनकम ऑफ लेबर लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लेबर की इनकम बढ़ेगी तो उससे वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिएगा। फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए भाई, बैलेंस डाइट चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसे गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए दिन के लिए, गुड मेडिकल ट्रीटमेंट अननेसेसरी, और एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होनी मिलनी चाहिए, है ना। इन 2011 the life expectancy of an average Indian was 63.5 years। 2011 में कितनी हो गई थी, 63.5। अभी की मैंने अभी रिपोर्ट देखी तो उसमें कितनी थी, 70.5 अभी हो गई है, अभी 2023 का रिपोर्ट में 70.5। चलिए हेल्थ सिचुएशन कैसी है, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज। अभी भी कुछ रूरल एरियाज गांव में ऐसा है कि बहुत कम फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स की, जो भी ये लोकल हैं, कुछ बहुत सारे अभी बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत काफ़ी दूर दूर है ना, 45 किलोमीटर्स दूर, 85 किलोमीटर्स दूर, इतने दूर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहाँ मिलेंगे। 15th ऑफ टोटल हॉस्पिटल इन इंडिया आर सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। पर 15 हॉस्पिटल, तो एक हॉस्पिटल हो सकता है कि वो रूरल एरियाज में हो। ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, गुड ट्रीटमेंट एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल इन रूरल एरियाज। इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड 50% ऑफ फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49। भाई न्यूट्रिशनल फूड, एक न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता लोगों को, 50% ऑफ फीमेल्स हैं उन्हें 15 से 49 ईयर्स में जिन्हें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता, उनकी वजह से उनके अंदर एक आयरन डिफिशियंसी आती है, उसकी वजह से क्या होता है 19% मर जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की जाने तो इंडिया 4.4% हेल्थ पे खर्चा करता है ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गवर्नमेंट कैन बिल्ड हेल्थी नेशन बाय एक्सपेंडिंग, गवर्नमेंट अच्छी और भी हेल्थी नेशन बना सकता है अगर हेल्थ फैसिलिटीज और भी ज़्यादा करे, ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ज़्यादा क्वालिफाइड करे, है ना, हेल्थ की जो अवेयरनेस है और भी बढ़ाए, सर्विसेज टू रूरल एरियाज में और भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स डाले जाए वहाँ, और हॉस्पिटल थोड़े पास में रखे, ज़्यादा इतना दूर ना हो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंसिडर एज द इम्पोर्टेंट ग्रोथ इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ इंजन मानेंगे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी। तो इन रूरल एरियाज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हर एक चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज आती है भाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप समझ ही सकते हैं वो मतलब कंट्री इमेजिन करो बस कहाँ वो कैसे ही बढ़ेगी। इंडस्ट्री इन सिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, in India, productivity capacity of electrical was 1,54,574 mel- Melton volt meter volt in July 2009। अब इंडिया लीड्स, अब देखो अपनी पूरी फुल कैपेबल पावर को यूज नहीं कर रहे, इंडिया के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी लेकिन इंडिया अभी भी, इंडिया लीड्स टू वर्ल्ड, India leads the world in electricity generation and consumption. India is the 7th position in electricity generation and 5th in the electricity consumption in the world. India 7th पे रैंक करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और 5th पे रैंक करती है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन उतने उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल है सुविधाएं, उसे और भी ज़्यादा अगर वो मशीन्स और भी ज़्यादा अपने आप को कैपेबल हो जाए, कैपेबल हैं लेकिन उन्हें अभी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा उतने हद तक। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, क्या कितने क्या क्या सोर्सेज हैं, तो थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर थ्रू कोल है ना, जो कोल से हमको थर्मल पावर देखा होगा आपने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर थ्रू वाटर, न्यूक्लियर पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, electricity through windmills, biogas, solar energy, etc. In 2012-13, out of total energy generated, 70% was hydroelectricity power. देखो आउट ऑफ टोटल एनर्जी जनरेटेड 70% कहाँ से रहता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है, और 60% क्या होता है फ्रॉम विंड पावर, और 2% फ्रॉम न्यूक्लियर पावर एंड 12% फ्रॉम अदर सोर्सेज। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है ज़्यादातर, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हाउस होल्ड्स में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। इन 2012-13 मैक्सिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज 45% इन द इंडस्ट्रीज। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों गवर्नमेंट जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैलेंज फेस बाय इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, इट इज़ नॉट एबल टू यूज फुलेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी भी ये फुलेस्ट अपनी जो कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन विच एम्स टू ग्रो ऑफ 7 to 8%। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो 7 to 8% पे हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे अभी और भी उनकी फुल्ली कैपेबिलिटीज में हमको और भी उन्हें चलाना होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करे। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसको फुल्ली कैपेसिटी में नहीं चला रहे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना जल्दी हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ रही है, का डिमांड इतनी जल्दी बढ़ रही है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट और ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ तो है अच्छी खासी, लेकिन हम उसे अभी यूज़ नहीं कर पा रहे उतनी अच्छे से। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेस देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है जो प्रोड्यूस हो रही है अभी। द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्प्रॉपर, जो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, जो बहुत लोग ऐसी जगह होते हैं जहाँ चोरी की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, एक उनमें मतलब ख्याल नहीं रखा गया है। प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए बहुत लोग वेस्टेज और प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी जगह पे वेस्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसे ही पंखा छोड़ देते हैं ऐसे ही, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी। फिर थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को चोरी किया जाता है बहुत जगह, जैसे गांव में आपने देखा होगा कि है ना बहुत सारे मतलब इलीगल कनेक्शंस लोग कर लेते खुद से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज इफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक हाई कॉस्ट, फ्रीक्वेंट पावर कट्स,
स्कैरसिटी ऑफ कोल एक्सेट्रा। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो किससे इफेक्ट होता है भाई, अगर हाई कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट लग जाती होगी, या फिर फ्रीक्वेंट बार बार पावर कट्स होंगे, या फिर हो सकता है कोल की जो स्कैरसिटी कमी है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। Railways. Indian Railways was started during British rule on 16 April 1853 between Bombay and Thane, a distance of 22 miles, 74 kilometer. After independence, the administration of railway came into hands of Indian government and managed through a separate department. मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आया, लेकिन वो डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट उसे हैंडल करते हैं अभी। Today, railway network of India stands to be number 1 in Asia and number 4 in the world. अभी जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो इतना बड़ा मतलब रूट है कि जो अभी हमारे एशिया में नंबर 1 रैंक कर रहे हैं हम लोग, और नंबर 4 इन द वर्ल्ड। रेलवे इज इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज। इंडिया की बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज है रेलवे, एंड टुडे मोर देन 14 लाख पीपल्स हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट इन इट। 40 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी इसमें काम कर रहे हैं। रेलवे सेक्टर ने जो जॉब दी है। इन 2012 8200 मिलियन पीपल पैसेंजर ट्रैवल इन इंडियन रेलवेज एंड 970 million ton of goods were transported by railways. Importance of railways in Indian economic development. Because of occupational dynamics, industrialization and business has become faster. अब देखो अच्छी सी फैसिलिटीज आ गई है, पब्लिक एक ट्रांसपोर्ट हमें मिल गया है जो चीप प्राइस में, कम प्राइस में, अच्छे टाइम पे, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अच्छे से इंक्रीज होगा। जब बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ कनेक्ट होंगे, मतलब ये रेलवेज अच्छे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज और सारी फैसिलिटीज डिफरेंट कनेक्ट होगी, तो एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, जिससे एक फास्टली एक मॉडल बन जाएगा, है ना, फास्ट मॉडल बनेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, सेफ्टी एंड कंफर्ट लेवल ऑफ ट्रैवल, रीजनल डायनेमिज्म ऑफ लेबर हैज इम्प्रूव। जो एकदम स्पीड और सेफ्टली और कंफर्टेबल रहेगा सीट्स उनकी, अगर उतनी अच्छे से उनको डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे लोगों को कंफर्ट एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन इंक्रीज। अब देखो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन, जिसे बेचा जाएगा एग्रीकल्चर, अब क्रॉप्स यहाँ से पता होता है ना, मैंगो कहीं उत्तर प्रदेश से गुजरात में आ रही हो, या फिर गुजरात से कॉटन और सारे देश में जाना हो, तो ये का किससे होगा, ट्रेन से हो सकता है। इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ डेवलप्ड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड से वो डेवलप हो गए हैं और भी ज़्यादा। लोग अब फॉरेन ट्रेड इधर करने आते हैं, यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अ न्यू सेक्टर टूरिज्म हैज़ डेवलप। टूरिज्म भी इधर आते हैं, टूरिज्म भी डेवलप और भी हो गया, जिससे बहुत हमको फॉरेन इनकम मिलती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। अ लिंक फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हैज़ डेवलप। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी डेवलप हो गई है। It has been found that petroleum resources are present in Kadi, Kalol, Ankleshwar, etc. In Gujarat, in Bombay High for offshoring drilling platform has been erected. Steps for encouragement of development of railways. अब यही से स्टेप्स ले सकते हैं फॉर एनकरेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के लिए। तो द वर्क ऑफ गॉज कन्वर्जन इज मेड इजी। अगर गॉज कन्वर्जन मतलब जो ट्रेन के दो रेल्स हैं उनकी विड्थ को हम क्या बोलते हैं, गॉज। अगर इस जो कन्वर्सन गॉज की, जैसे स्टैंडर्ड गॉज होता है उसकी लिमिट अलग होती है, जैसे हम जाते हैं ना जिस ट्रेन से अभी ट्रैवल करते हैं, उस ट्रेन में जैसे हमने अरे जो कोई काकरिया गया था, याद है काकरिया में एक थोड़ा नैरो ऐसे मतलब पटरी के बीच में विड्थ कम है ना, तो उसे हम कहेंगे एक नैरो गॉज। अगर जिसमें विड्थ ज़्यादा है तो उसे स्टैंडर्ड गॉज होता है। फिर ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं, है ना। तो उसे अगर उस कन्वर्जन को हम स्पीड कर दे तो उसकी वजह से रेलवे जो एनहांस हो जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी वो स्पीड हो जाएगी और भी ज़्यादा। मोर फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड टू मेक रेल ट्रैवल सेफर। अगर हम सेफ्टी मेजर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, उसके अंदर और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स डाल दिए जाए, है ना, जिससे इन्वेस्ट करें एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज पे, रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए, और एकदम ट्रेनिंग स्टाफ को एकदम मतलब ज़बरदस्त दी जाए, और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ रेलवेज।
रेलवे कंपार्टमेंट्स आर ऑल्सो बिंग मॉडर्नाइज टू मेक पैसेंजर फील कंफर्टेबल। रेलवे कंपार्ट को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया जाए जिससे पैसेंजर से वो थोड़े कंफर्टेबल फील हो। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन इज टेकन अप। रेलवे स्टेशन जो है उनको थोड़ा और भी मॉडर्नाइज, कहीं भी थुका ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत जगह ऐसे थुका होता है रेड रेड वो सब, तो और भी मॉडर्न और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, है ना। स्टाफ्स को वहाँ जो भी रहते हैं हमारे ऑफिसर्स, उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत हो जाती है। और मॉडर्नाइजेशन थोड़ा और मॉडर्न टाइप, और वहाँ न्यूज़ आर्टिकल्स अच्छी चीज़ें, जो पेंटिंग हो तो अच्छी पेंटिंग्स हो। मोर एंड मोर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इज टेकिंग प्लेस। अगर हर एक जगह इलेक्ट्रिफिकेशन और भी ज़्यादा किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी हर एक जगह वहाँ पॉसिबल मिले रेलवे स्टेशन पे और रेलवे में, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। देखो अगर इस ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए, ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाए, और सेफ्टी मेजर्स ये सब ओवरऑल अगर ग्रोथ किया जाए तो ये ट्रेन के लिए किया जाए। जब मतलब अगर ट्रेन की फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी और ट्रेन टाइम, देखो जब स्पीड ट्रेन की बढ़ जाएगी तो टाइम कब लगाएगा जाने में। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन जस्ट 0.4 ऑफ द टोटल। इंडिया की पता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन कितनी है? 0.4% टोटल में से इतनी खाली प्रोडक्शन करती है इंडिया। नेचुरल गैस ऑल्सो इज कंसिडर टू बी पेट्रोलियम ओरिजिन। नेचुरल गैस है वो भी एक पेट्रोल ओरिजिन ही है। टोटल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया इज ओनली 0.5 ऑफ द टोटल gas on the natural gas is increasingly used in production of electricity, and for vehicle operation use of gas is considered environment friendly। जब गैस को हीट किया जाता है तो उसके पावर से टरबाइन चलता है, और जब टरबाइन चलता है घूमता है तो उसके बाद हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सीएनजी हमने देखा है रिक्शे में यूज होती है। हाँ तो आई होप यू गाइस आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। कुछ सब्जेक्ट मेरे को भी है जो हार्ड लगे, लेकिन आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करेगा। बाकी सब क्लियर है। जय श्री राम, हैव अ गुड डे। और नोट्स नीचे मिलेंगे, जैसा मैंने समझाया, जैसा मुझे समझ आया मैंने आपको समझाया, और नीचे नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए।